ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो गॉस थ्योरम में क्या बताया गया था आपको? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो इसको वेरीफाई करना है, मतलब कि इसको बताना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं। ठीक है ना? तो ये रिलेशन तभी सही हो सकता है जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर होगा। क्या? इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसा निकालना होगा जिससे वेरीफाई हो जाए। वेरिफिकेशन का मतलब वही चीज़ होता है कि जैसे अभी पेन है, तो पेन कब वेरीफाई होगा? जब ये बोर्ड पर चलेगा। बोर्ड पर नहीं चलेगा तो ये वेरीफाई होगा? नहीं होगा। ठीक है ना? मतलब कोई भी चीज़ को आप पेन नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस थ्योरम को आप गॉस थ्योरम तभी बोल सकते हैं जब इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर होगा, ये रिलेशन अगर है तो। क्या? तो इसमें क्या है कि हम एक फिगर लेते हैं, जैसे एक फिगर ले लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। ठीक है ना? पूरा आ रहा है ना बोर्ड अथी में, मोबाइल में आ रहा है ना, पूरा बोर्ड पर दिख रहा है। जैसे ये आपका एक सिलेंड्रिकल बॉडी हम ले रहे हैं और इस बॉडी में हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं हुआ तो फ्लक्स भी नहीं होगा। क्या? अगर चार्ज होगा तो फ्लक्स होगा, चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है ना? हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मगर अंदर में नहीं होगा। क्या? बाहर में तो मान लेते हैं कि चार्ज है तो बाहर में फील्ड हो सकता है। बाहर की हम बात नहीं कर रहे, हमको अंदर से लेना देना है। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका बाहर में। ठीक है? और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि चार्ज भी हम ज़ीरो ले रहे हैं। तो चार्ज जब ज़ीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा और फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। चार्ज ज़ीरो होगा तो ये रिलेशन भी ज़ीरो आना चाहिए, इसी को हमको दिखाना है। क्योंकि चार्ज ज़ीरो होगा तो ये भी ज़ीरो होगा, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर इसको हम दिखा देते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा रिलेशन। क्या? तो इसमें क्या है कि तीन सरफेस है। एक सरफेस ये है, सरफेस 1, जिसको आप S1 इक्वल टू S लिख लीजिए, और ये आपका सरफेस 2, S2 इक्वल टू S। S इसलिए लिख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर में बराबर होता है। ठीक है ना? जैसे इसका रेडियस R है, रेडियस R है। ठीक है ना? और ये जो है लैटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। जैसे ये सिलेंडर है तो ये सरफेस हो गया क्रॉस सेक्शनल, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल, और ये जो होता है लेटरल सरफेस एरिया होता है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया में जैसे देखिए एरिया की बात करें तो इसमें जो है एरिया का डायरेक्शन एन कैप। ठीक है ना? इसमें भी एरिया का डायरेक्शन एन कैप, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया होगा। मतलब सरफेस जो होता है ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है और ये चारों तरफ है। क्या? तो इसका जो है इसका डायरेक्शन हम ले लेते हैं एन कैप। मतलब कि एरिया जो S3 जो होगा आपका, S3 इक्वल टू ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना? तो इसमें फ्लक्स पहले हम निकालते हैं। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स इक्वल टू जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। ठीक है ना? तो एरिया सरफेस 1 के लिए फ्लक्स निकालते हैं। पहले इसमें लिख लीजिए, लेट टू बी अ सिलेंड्रिकल बॉडी in which charge is 0, चार्ज 0 है, and electric field inside the charge is 0. There are 3 surface, इसमें 3 सरफेस है, 3 surfaces, 1 and 2 are cross sectional area and third is lateral surface area. थर्ड सरफेस को हम क्या कहेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना? तो फर्स्ट सरफेस में फ्लक्स जो निकालेगा, नाउ फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर
ऑल सरफेसेस, क्योंकि पूरे बॉडी के लिए जब भी फ्लक्स निकाला जाता है पूरे सिस्टम का निकाला जाता है। तो सिस्टम में 3 सरफेस है तो 3 फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स 1 निकालेंगे फॉर सरफेस 1 की बात करें, मतलब S1 के लिए बात करें तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हो जाएगा E वेक्टर S1 वेक्टर क्या। अब देखिए E वेक्टर इस डायरेक्शन में है, S वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 180, अपोजिट डायरेक्शन है क्या। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ES cos 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा माइनस ES हो जाएगा फ्लक्स सरफेस 1 के लिए। सरफेस 2 के लिए निकालिएगा फॉर सरफेस 2, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स जो होगा आपका S2 इक्वल टू ES। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा आपका ES cos 0 1 होता है, ठीक है ना। अब सरफेस 3 जो है, मतलब ये लेटरल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ होगा, है नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो फॉर सरफेस 3 की बात करें S3 के लिए, तो फ्लक्स जो होगा आपका ES3 वेक्टर, ये हो जाएगा ES3 cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 0 होता है, मतलब लेटरल सरफेस में कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना। अब तीनों फ्लक्स को जोड़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले उतारिए इसको, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 का वैल्यू कितना है, ऑन कर दीजिए, φ1 कितना है माइनस ES 0, मतलब 0 आ जाएगा टोटल, क्या चार्ज नहीं है तो फ्लक्स 0 हो गया। इस पर लेफ्ट हैंड साइड आपका सही है रिलेशन, क्या राइट हैंड साइड में क्या है, RHS में था आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट था, चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 आ रहा है। अगर चार्ज नहीं होगा तो राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 0 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है ना। चार्ज होगा तो वैल्यू होगा, चार्ज नहीं होगा तो वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है फाई E इक्वल टू E वेक्टर DS, ये 0 आ रहा है, और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है एक Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो है 0 आ रहा है। मतलब गिवन रिलेशन इज फाई E इक्वल टू EDS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। वेरीफाई करना था, तो कभी कभी क्वेश्चन वेरीफाई में भी पूछ देगा आपको, ठीक है ना। वेरीफाई में पूछता नहीं है जनरली, रेयर केस में। रिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से आपको कूलम्स लॉ को निकालना है, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ गॉस लॉ से कूलम्स लॉ निकालना है, ठीक है ना। गॉस लॉ आप समझ ही रहे हैं, उससे क्या निकालना है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में भी आप जानते हैं, है ना, तो उसको आपको डिराइव करना है, ठीक है। वी नो डैट according to Coulomb's law, if two charges Q1 and Q2 are situated at r distance, then electrostatics फोर्स इज कितना होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर कैप। ये तो आप पढ़ चुके हैं, यही फॉर्मूला डिराइव करना है गॉस थ्योरम से, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से आप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो आपका ई वेक्टर डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस फॉर्मूला से इसको डिराइव करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम पहले एक फिगर लेते हैं, ठीक है ना। वी टेक अ सर्कुलर स्फेरिकल रीजन लेते हैं, ठीक है ना। अ स्फेरिकल रीजन whose radius is r and a charge q1 which is situated at the center। तो सेंटर पर सिचुएट किया गया है, मतलब कि रखा गया है। जैसे ये आपका सर्कुलर रीजन है, ठीक है। तो सर्कुलर रीजन में जो होगा आपका इसका रेडियस आपका आर है, ठीक है ना। और सेंटर पर चार्ज जो लिया गया है Q1, ठीक है। यहाँ जो इसका सरफेस एरिया जो है इसको हम ले लेते हैं DS, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक पॉइंट होगा आपका P पॉइंट, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, ई वेक्टर चार्ज 1 की वजह से, ठीक है। मतलब कि कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस चार्ज की वजह से तो आप निकाल सकते हैं, मतलब आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर जो है आपका, इसका डायरेक्शन एन कैप है और रेडियल का डायरेक्शन क्या है, आर कैप है, ठीक है ना। तो सरफेस जो आप ले रहे हैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट रीजन सरफेस ले रहे हैं, ठीक है ना। टोटल सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फेरिकल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, फ्लक्स जो होगा मतलब इस चार्ज की वजह से वो हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q1 है तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपका जो आएगा फाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ई डी एस आर कैप एन कैप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आर कैप, एरिया का एन कैप, दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा फाई इक्वल टू ये ई को बाहर कर लीजिए, डी एस आर डॉट एन कितना होगा 1, ये हो जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मतलब ई जो हो गया आपका डी एस, ठीक है ना, इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से जब वैल्यू निकालिएगा तो एरिया कितना इनक्लोज कर रहा है, सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही ना होता है फार्मूला, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज ई वेक्टर इक्वल टू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अगर हम एक चार्ज हम यहाँ पर P पर Q2 रख देते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकल जाएगा,
क्या, इफ वी टेक अ चार्ज Q2 at point P, then electrostatics force is given by at point P is, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट, ये ना होता है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई वेक्टर हो जाएगा, और क्यू नॉट का वैल्यू कितना ले रहे हैं आप, Q2 ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये फोर्स जो आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है ये किसका फार्मूला है, कूलम्ब्स लॉ का है। कूलम्ब्स लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है, डिराइव हो गया आपका, ठीक ना। दिस इज द फार्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के लिए यही फार्मूला डिराइव होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा तो बहुत टफ काम नहीं है, बस दिमाग का उपज है एक तरह से।